नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सीटेट मैथ के लिए तीसरा क्लास है। अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं जो कि बेसिक क्लास थी और ये तीसरी भी क्लास बेसिक होगी। आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। मैं 2-4 क्लास के बाद आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सामान्यतः यही सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीटेट का पेपर दे चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आप एक बार हम पर भरोसा करिए। अगर आपका 30 में 30 नहीं आता है तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सम के बारे में जानेंगे। सम और विषम होता क्या है। सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। जैसे अगर इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आपको ये सारी संख्याएं मिलती हैं तो वो संख्याएं सम होंगी। अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं मिलता है तो जान लीजिए कि फिर वो 2 से कटने वाला नहीं है। जैसे आपको ये वाला लाइन दिख रहा है, इसमें पूरी की पूरी संख्याएं सम हैं, और ये दूसरी लाइन आपको दिख रही है, इसमें पूरी की पूरी संख्याएं विषम हैं, क्योंकि अंतिम में आप देखिए तो सब में 9 ही है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, और इसमें 0 आपको मिल जाएगा। अब इस वाले लाइन में देखिए तो 8 आपको मिल रहा है और यहाँ भी आपको 8 मिल रहा है, ये भी सम संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए तो आपको 7 इकाई के स्थान पर मिल रहा है, और इसमें कोई भी 7 संख्या नहीं है जो ऊपर दी गई है, तो ये भी विषम संख्या है। अब इसमें देखिए आपको इकाई के स्थान पर सब में 6 अंक मिल रहा है और यहाँ आपको 6 मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो 5 मिल रहा है सब इकाई के स्थान पर, तो इस तरीके से ये भी विषम संख्या है। अगर इस वाली लाइन को देखें तो इसमें 4 इकाई के स्थान पर है और ये पूर्णतः सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगर इस वाले लाइन में देखें तो इसमें 3 है इकाई के स्थान पर और ये है विषम संख्या। और इसमें अगर देखें तो ये वाली संख्या क्या है, सम संख्या है, और ये भी आपका विषम संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से कुछ क्वेश्चन को लेंगे और आपको करके दिखाते हैं सम है या नहीं। मान लीजिए इसी में से हम अगर कोई संख्या ले लें, 100, 90, 80, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 60। 60 को 2 से भाग अगर हम करें तो 2 3 6, 0 0 कट गया और ये 0। शेष यहाँ कुछ नहीं है, शेष यहाँ कुछ नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सम संख्या हो गई। कितना, 60। अगर हम इसी के जगह 63 ले लें और 2 से भाग दें तो 2 3 6, 3 उतारेंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ 1 बच रहा है और आपका शेष 1 बच रहा है। इस तरीके से ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ आपको एक सम संख्या का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि 96 2 से कट जाएगा, 98 भी 2 से कट जाएगा, यहाँ खाली है। आपको सोचना है कि यहाँ क्या हो सकता है। तो 96 में 2 जोड़ा गया तो 98, 98 में 2 जोड़ा गया तो 100, और 100 में 2 जोड़ा गया तो 102, 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104। फिर इसी तरीके से संख्याएं बढ़ेंगी, 106, फिर 108, फिर 110, फिर 112। ऐसे ही आपको क्रम बढ़ता हुआ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस पैटर्न को देखिए, यहाँ 99 है, फिर 101 है। 99 में 2 जोड़ा गया 101, और 101 में 2 जोड़ देंगे तो 103, 103 में 2 जोड़ देंगे तो 105, 105 में 2 जोड़ देंगे तो 107, 107 में 2 जोड़ देंगे तो 109, 109 में 2 जोड़ेंगे तो 111, फिर 111 में 2 जोड़ेंगे तो 113। और ये पैटर्न जो दिया गया है, पूरी संख्याएं आपकी विषम संख्या है। आप किसी भी संख्या में 2 से भाग दीजिए, उसमें शेष बचना निश्चित है। आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देते हैं। 99 को अगर 2 से भाग दें तो 2 चौका 8, 1 9 उतारे, 2 9 18, और यहाँ बचा 1, और ये शेष 1 बच गया कि नहीं बच गया।
तो इस तरीके से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। हम सभी कभी कभी इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं आपका सवाल गलत हो जाता है। अब जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ शुरू में बताई थी वही यहाँ भी दिया गया है। यहाँ दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 और लिखा गया है वो विषम संख्याएं होती हैं जिनका आखिरी अंक क्या होता है, 1, 3, 5, 7 या फिर 9। अब 400 और 410 के बीच सभी विषम संख्याओं को अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे। पहली संख्या विषम संख्या होगी 401, दूसरी संख्या होगी 403 क्योंकि 402 कट जाएगा 2 से, फिर तीसरी संख्या होगी 405, फिर चौथी संख्या होगी 407, फिर अगली संख्या होगी 409, फिर अगली संख्या होगी 411। अगर हम इन सब को कोई भी संख्या को 2 से भाग दे तो नहीं कटेगा। लास्ट वाली संख्या देख लेते हैं, 411 को भाग देकर देख लेते हैं। 411 भागे अगर 2 करें तो 2 दूना 4 और 0 11 उतारेंगे, 2 पंचे 10। देख रहे हैं आप, शेष 1 बच गया। किसी भी हालत में आप जब 2 से भाग देंगे और शेष अगर कुछ भी बच जाता है तो वो विषम संख्या होगी। और मैंने आपको बताया भी कि अगर शुरुआत संख्या के इकाई का अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। पहली बात आप पकड़ लीजिए, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं इसमें। और अगर कोई संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इकाई का के जगह ये सब संख्याएं आपको मिले तो वो संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब इस सवाल को आगे देखते हैं। 155 और 165 के बीच सभी सम संख्याओं को लिखना है। तो अगर 155 और 165 के बीच हम संख्याएं लिखें तो 156 जो है ना आपका सम संख्या है, फिर 158 सम संख्या है, फिर 160 सम संख्या हो जाएगी, फिर 162 सम संख्या हो जाएगी, फिर 164 सम संख्या हो जाएगी और 165 जो है विषम संख्या है। इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना हो कि हम ये सारी संख्याएं सम हैं कि नहीं हैं तो आप 2 से भाग देकर भी देख सकते हैं। और आप देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 है, 0 है, 8 है और 6 है। तो इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये संख्या सम है। अब यहाँ दिया गया है अगर हम किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें 1 क्या मिलेगा, सम मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। अगर विषम संख्या है और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमें जो है सम संख्या मिलेगी। ठीक है, सम संख्या मिलेगी। कैसे, मान लीजिए 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ये क्या है, सम संख्या है। अगर मान लीजिए आप 3 है, 3 में विषम, 3 क्या है आपकी विषम संख्या और इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगी। अब आपको बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ देखिए लिखा है अगर हम किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें 1 क्या मिलेगा, सम या विषम संख्या मिलेगी। तो हमें विषम संख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी, मान लीजिए सम संख्या क्या है, 2 है ना, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया। और फिर 4 अगली संख्या होती है सम, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। आशा करते हैं कि आपको सम और विषम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे आप कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। अब आपको एक चार्ट दिख रहा है सामने और इसमें कह रहा है कि एक चार्ट बनाना है आपको और इस तरीके के आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ कक्षा दिया गया है, कक्षा बच्चों की कुल संख्या दी गई है, फिर उपस्थिति दी गई है और अनुपस्थिति दी गई है। कक्षा 1 में कुल 27 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 23 बच्चे हैं कुल, कक्षा 3 में कुल 24 बच्चे हैं, कक्षा 4 में 22 कुल बच्चे हैं और कक्षा 5 में कुल 25 बच्चे हैं। तो यहाँ दिया है कुल और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। नीचे अगर ध्यान दीजिए तो लिखा है इस स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 5 21, हासिल लगा 2, फिर 2
2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 10 और हासिल लगा 2 तो 12। कुल बच्चे कितने हो गए? 121। अब आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह चार्ट जिस दिन का है उस दिन स्कूल में कुल कितने बच्चे अनुपस्थित थे। तो आपको ऊपर देखना है कि अनुपस्थित बच्चे वाला कॉलम कौन है। तो अनुपस्थित बच्चे का कॉलम ये है। इसमें कक्षा 1 में 2 बच्चे, कक्षा 2 में 1 बच्चा और 3 में 3 बच्चे, 4 में 4 बच्चे और 5 में 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। इन सभी को जोड़ लेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12। टोटल कितने बच्चे अनुपस्थिति हुए? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कुल 12 बच्चे अनुपस्थित हुए। तो इस तरीके के आपको पेपर मिलते हैं सीटेट में खास तौर पे, और यही क्वेश्चन इतना लेंदी बनाया जाएगा कि आप क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन आपका समय ज़्यादा लेगा। अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं तो आप फंसने वाले हैं, आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान खास तौर पर रखना है कि आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत ही तेज़ी से हल करना होता है और बड़े ही सूझबूझ के साथ। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम लोग आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर का है, 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। ठीक, बीना के पास 48.50 पैसा है, रमन के पास 55.50 और बेड़ू के पास 38 रुपये है। कुल मिलाकर उनके पास कुल कितने पैसे हैं? तो इसमें आपको कुल क्या, यहाँ एक शब्द है कुल मिलाकर, मतलब इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 48.50, फिर 55.50, फिर 38.00। अब हम अगर जोड़ें तो 0 0 0 आपका 0 ही हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 8 में हासिल 1 जोड़ देते हैं तो 9 9 5 14, 14 8 22। ठीक, और हासिल लगा 2 तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 6 5 11, 11 3 14 और ये हो जाएगा, यहाँ दशमलव बीच में लग जाएगा। कुल रुपए कितना है? 142। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर ख है, हरि ने 62.50 का रेलवे का टिकट लिया, उसने 100 रुपये का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? आपको यहाँ क्या करना है, 100 रुपये उसने कुल दिया था, ठीक है, और ये 62.50, तो हम 62.50 लिख लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना रुपए वापस किया गया। तो 0 में से 0 गया, 0 ही होगा। अब ये 5 है, इसको बनाएंगे 10 और ये बन जाएगा, इसमें से 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, दशमलव को दशमलव रखेंगे। अब यहाँ कितना है, यहाँ 0 नहीं है, अब यहाँ है 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा और यहाँ बचा कितना, 10 में से हमने उधार दे दिया था तो अब 9 ही बचेगा, 9 में से 6 गया 3, ये आ जाएगा 37.50। इतना रुपए उसको जो है वापस होगा। ठीक है, सवाल नंबर ग है आपके सामने। गीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई, उसने 58 रुपये, 37 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीदा। ये हमें नहीं पता है कि क्या खरीदा, लेकिन सामान खरीदा। गीता के पास 100 रुपये का नोट है, उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने होंगे? तो पहले हम जोड़ लेते हैं कि 58, 37 और 22 कितना होगा। तो 58, 37 और 22, 8 7 15, 15 2 17, हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11। टोटल सामान उसने लिया 117 रुपये का और उसके पास कितना रुपए है, 100 रुपये है, और 117 में 100 घटा देंगे तो 17 रुपये उसके पास कम है और यही 17 रुपये अपने दोस्तों से वो लेगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मित्रों। अगर आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं तो आपके लिए सवाल, बड़े से बड़े सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। यही सब चीज़ें हम जब छोड़ के चले जाते हैं छोटी कक्षाओं से और हमें समझ में वो नहीं आता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, शायद आपको अच्छे टीचर ना मिले हों समझाने वाले, या फिर आप में ही रुचि ना रही हो पढ़ने की, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो कहने का मतलब हमने पिछली कक्षाओं में उसको सही से नहीं पढ़ा है,
तो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आप सीटेट में 30 में 30 कैसे ले आएंगे बताइए। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाई फाई क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है सामने। अब ये एक चार्ट आपके सामने दिया गया है। मुंबई समाचार पत्र है, कारखाने से बच्चों को छुड़ाया जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम पूरा पढ़ें तो पढ़ेंगे बाद में, पहले इस सवाल को देखते हैं। चलो देखते हैं, कारखाने में कितना पैसा बचाने की कोशिश एक बड़े आदमी को काम करने के लिए मिलता है। बड़े आदमी को काम करने के लिए 513 रुपये रोज़ मिलता है। एक बच्चे को कितना मिलता है तो 80 रुपये रोज़ मिलता है। और एक व्यक्ति पर कारखाने ने बचाए कितना, तो आप इस 513 में से 80 को घटा देंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या कौन सी संख्या लिखेंगे, तो आपको 80 लिखना होगा। और जब 513 में से 80 घटा देंगे तो 433 रुपये रोज़ बचा रहा है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार की बात की जाए तो 10 बच्चों पर कारखाने ने कितना रुपए बचाया, तो 433 रुपये एक दिन बचा रहा है एक बच्चे पर। तो 433 गुणे 10, अगर हम इसका गुणा करेंगे ना तो 433 आप लिख दीजिए, और 10 में 0 1 है तो यहाँ एक 0 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 4330 रुपये इसने बचाया। अब यहाँ अगर ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 433 गुणे 10। अब 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 तियाँ 30, हासिल लगा 3। फिर 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 तियाँ 30, और ये 3 हो गया तो 33 हो जाएगा, फिर हासिल लगा 3। फिर 10 चौक 40, 40 में इस हासिल को जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। 4330 रुपये इसने बचाया, और यहाँ भी ये वही आंसर आया है। तो देखिए, सवाल को भी आपको थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ेगा कि आपका सवाल आसानी से और जल्दी हल हो जाए। तो अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो 433 जैसे लिखा है गुणे 100 अगर यहाँ लिखा है तो आप कुछ नहीं करिए, 433 लिखिए, और इसमें 2 जीरो है तो आप 2 जीरो सामने बढ़ा दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। और ये 60 तरीका होता है। अगर मान लीजिए कुछ लिखा है 675 गुणे 1000 लिखा है, तो आपको क्या करना है, 675 को पहले लिखिए, फिर 3 शून्य है इसमें, 3 शून्य सामने लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक भी मिल गया यहाँ। आशा करते हैं कि आप खुश हुए होंगे। अब यहाँ आपको एक पिक्चर मिलेगा। फिलहाल सीटेट में आपको इस तरीके के पिक्चर नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ चार्ट दिया जाता है जैसे ऊपर आपने अभी किया है। लेकिन यहाँ सवाल को हम समझ लेते हैं। इन सब चीज़ों को देखने से पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि दूरी का पता लगाओ। नया माल से गुवाहाटी तक दूरी कितनी है, तो नया माल कहाँ है, ये है, ठीक है। और गुवाहाटी कहाँ है, तो गुवाहाटी यहाँ है। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये है 495, लास्ट दूरी क्या है, 495 है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 57 है। तो इस 495 में से हम 57 को घटा देंगे, और अगर घटाएंगे तो आएगा 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 438 किलोमीटर। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, 438 किलोमीटर, यही आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खा में नया माल और ग्वालपारा के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो नया माल क्या है, ये है, और ग्वालपारा क्या है, 366 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम दूरी में से इस नया माल की दूरी को घटा देंगे, तो 366 ऋण 57, और इसको जब घटाएंगे तो ये बनेगा 16, 16 में से 7 गया 9, ये बचा 5, और 5 में से 5 गया 0, और ये 3। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 309 किलोमीटर हो जाएगी। अब अगला सवाल है, अलीपुर द्वार से गुवाहाटी तक। अलीपुर इसमें कहाँ है, तो ये है आपका, और गुवाहाटी कहाँ है, तो ये है। गुवाहाटी की कुल दूरी कितनी है, तो 495 है, और अलीपुर की दूरी क्या है, 175। यहाँ से लेकर 175 है, तो इस 175 को काट देंगे और हमें 75 जाएगा। 175 माइनस कर देंगे 0, 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 1 गया 3। कुल दूरी क्या हो गई, 320 किलोमीटर। तो आप यहाँ रख देंगे 320 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, नया माल और अलीपुर द्वार के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो नया माल कहाँ है, नया माल ये है 57 किलोमीटर,
यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को हम अभी काटेंगे। अलीपुरद्वार कहाँ है, तो ये है 175 किलोमीटर। तो 175 में 57 को हम माइनस कर देंगे। 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1 और ये 1। कुल दूरी कितनी हो गई, 118 किलोमीटर। आप यहाँ रख देंगे 118 किलोमीटर। ठीक है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ग्वालपारा से गुवाहाटी तक की दूरी पूछ रहा है। तो आपका गुवाहाटी कितना है, 495 किलोमीटर है। ठीक। और ग्वालपारा कितना है, 366। 366 कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 366 किलोमीटर। इसी दूरी को हमें माइनस कर देना है, क्योंकि ये दूरी हमें नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तभी आएगा। तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। कुल दूरी कितनी हो गई, 129 किलोमीटर। ठीक है, 129 किलोमीटर ये दूरी हो गई। आशा करते हैं कि आपको ये सब बातें अभी तक समझ में आई होगी। अब यहाँ आपको दिया गया है टिकट की कीमत का पता लगाओ। पहला है भूपेन को नई जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाना है, उसका टिकट कितने का होगा। अब यहाँ आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा और यहाँ दिया गया है किराया, ये स्टेशन है और ये नई जलपाईगुड़ी से दूरी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नई जलपाईगुड़ी, तो नई जलपाईगुड़ी 0 यहाँ से शुरू होगा और कह रहा है कि हमें जाना कहाँ है, अलीपुरद्वार जाना है। तो अलीपुरद्वार यहाँ है, तो इसका दाम कितना है, कुल 28 रुपये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 रुपये। ठीक है। अगला सवाल है इंदिरा को नई जलपाईगुड़ी से कहाँ जाना है, ग्वालपारा जाना है, उसे टिकट के लिए कितना पैसा देना होगा। तो नई जलपाईगुड़ी से यहाँ से चलेगा और उसे जाना है कहाँ, ग्वालपारा। ग्वालपारा 366 किलोमीटर है। ठीक है। तो 366 किलोमीटर का कुल कीमत कितनी है, 49 रुपये, 49.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब अगला सवाल है देबू, सीमा और गोविंद नई जलपाईगुड़ी से नया माल तक जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है यहाँ तक आ रही हैं। 3 टिकटों के लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे। तो नया माल तक का किराया जो है 12.50 पैसे है, 12.50। और 3 लोगों का किराया तो 3 गुणे 3 कर देंगे, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3 और 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ हम 2 अंक पे दशमलव रख देंगे और इसका उत्तर हो जाएगा 37.50 रुपये। क्योंकि अगर एक आदमी का किराया जो है 12.50 पैसा है, तो 2 आदमी का, 3 आदमी का, तो चाहे आप तीनों को जोड़िए 12.50, फिर 12.50, फिर 12.50, चाहे आप ऐसे जोड़िए या फिर आप डायरेक्ट करिए 12.5 गुणे 3 और जो कि आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक। अब इसी सवाल में आपसे आगे पूछ रहा है कि उन्होंने टिकटों के लिए कुल 50 रुपये का नोट दिया, उन्हें कितना पैसा वापस होगा। तो सीधी सी बात है, आप 50 रुपये में से 37.50 को घटा लेंगे। अब ये 50 है तो यहाँ दशमलव अपने आप लगा के डबल 0 बढ़ा लेंगे और ये 0 है तो 0 में से 0 गया। अब यहाँ 0 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे और ये बना 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही होगा। यहाँ बचा कितना, 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 और ये बचा कितना, 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1। अब ये आ जाएगा 12.50, मतलब 12.50 रुपये बच भी रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि ये छोटे बच्चों का सवाल है ज़रूर, लेकिन हमें भी तो छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है। तो सीटेट जो है ना, आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं देता, उन्हीं के पेपर से, उन्हीं की किताबों से आपसे क्वेश्चन करता है कि आप कितना सक्षम हैं एक छोटे बच्चे को पढ़ाने में। अगर आप इन छोटे बच्चों को किताबों को अच्छे से हल कर पा रहे हैं तो आपका सीटेट में सिलेक्शन पक्का है और आप टॉपर भी बनेंगे, ये भी गारंटी है। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको सही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके पेपर में सच में आने वाला है। अब आप इस सवाल को देखिए, मन ही मन गणित भजन ने ईंट खरीदी।
ठीक है। आपको यहाँ ईंटों का दाम दिया गया है। पुरानी ईंट जो है 1200 रुपये की है। 1200 रुपये मतलब 1000 ईंट जो है ना 1200 रुपये की मिलती है। और ईटापुर की नई ईंट जो है आपको 1000 ईंट जो है 1800 रुपये मिलेगी। और विक्राबाद की जो नई ईंटें हैं वो 1000 ईंट जो है आपको 2000 रुपये में देगा। अब यहाँ सवाल दिया गया है, भजन ने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी, उसने कितने पैसे दिए। अगर आप देख रहे हैं कि 1000 ईंट लेने के लिए 2000 रुपये देना पड़ता है, तो इस तरीके से 1000 धन 1000 मतलब आपने 1000 ये 1000 ये 1000 ये कुल हो गया 3000। ठीक है, 3000 ईंट लेने के लिए आप कितना, तो 1000 ईंट का दाम 2000 रुपये है, तो 3000 का तो 2000 गुणे 3 और ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके सवाल मिले तो आप पहले 3 शून्य लिख लीजिए और इस 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 मतलब 6000 रुपये। आंसर आपका क्या आ जाएगा 6000 रुपये। उसे जो है ना 3000 ईंटें लेने के लिए 6000 रुपये देना पड़ेगा। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो आपका ये है 500 पुरानी ईंटें 1000 का तो 1200 को देता है, तो इसी की जगह अगर हम 500 ईंट लेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम कितना रुपए देंगे 600 रुपये देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आपको एक फिर से चार्ट मिलेगा और दिया गया है नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान। तो भाई ये खेल हो गया आपका, ये विश्व कीर्तिमान हो गया, ये भारतीय कीर्तिमान हो गया। नीचे तालिका दी गई है। अब सवाल को पढ़िए और आंसर भी करना है। अब देखिए दूसरा सवाल दिया है बाबी ए। बाबी ए कहाँ है, तो ये है बाबी ए, ये है। 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। इन्होंने कूदा है कुल 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इन्होंने 1 मीटर कूद ही लिया है और 100 में कितना कम है, तो 100 में 91 माइनस कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब इन्हें 9 सेंटीमीटर और ये कूद दें तो इनकी जो है 2 मीटर की कूद हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरा सवाल है गलीना की लंबी कूद लगभग। गलीना अगर हम देखें तो ये हैं और इन्होंने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर कूदा है। अब ये आपको दिया है का ख ग, 7 मीटर लगभग कूदा है, 7.5 मीटर लगभग कूदा है या फिर 8 मीटर कूदा है। तो सबसे सटीक आपका आंसर खा होगा, क्योंकि 7.5 कितना होगा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर और ये 52 सेंटीमीटर कूदा है, तो सबसे नज़दीक तो यही आंसर है ना। तो 7.5 यही सही होगा। बाकी 8 मीटर भी ज़्यादा हो रहा है और 7 मीटर भी कम हो रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए महिलाओं का विश्व कीर्तिमान। देखो महिलाओं का विश्व कीर्तिमान ये है और महिलाएं कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे कह रहा है सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद। एक ये है लंबी कूद, इसमें स्टेफिका ने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर कूदा है और फिर ऊंची कूद में कितना अंतर है, और ये है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर और इसे माइनस कर देंगे तो इसमें से माइनस करेंगे 12 में से 9 गया 3 और ये बचा 4 और ये क्या आ जाएगा 5। ठीक, तो 5 मीटर 43 सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको सवाल दिया गया यदि माइक पी इतने सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद जो है 9 मीटर हो जाती। माइक पी कहाँ है, तो ये है माइक पी। ठीक, माइक पी ने कुल कूदा है कितना 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने कह रहा है कि 9 मीटर पूरा करना था, तो 9 में से हम घटाएंगे 9 मीटर फिर 0 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ बचा 9, 9 में से 0। ठीक, अब यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कहने मतलब 0.5 सेंटीमीटर और कूद जाते तो ये क्या होता 9 मीटर पूरा हो जाता है इनका। ठीक है, यही आपका आंसर होगा।
अगला सवाल है, किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है? तो ऊंची कूद कहाँ है? ये पुरुषों में ये है और महिलाओं में ये है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा कूदा है। अगर विश्व कीर्तिमान की बात करें तो 2.45 मीटर। और दूसरा है चंद्रपाल, पुरुषों में हो गया, महिलाओं में ये है और इधर जो है ये है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर यही है, क्योंकि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 50 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा और 2 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर यही हो जाएगा। और सबसे नज़दीक का नहीं मतलब JBR S ही हैं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा JBR S। क्योंकि अब देखिए चंद्रपाल के देखें तो इसमें काफ़ी अंतर आ रहा है, 2.17 सेंटीमीटर है और इसमें इसको पूरा करने के लिए हमें 33 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इनको पूरा करने के लिए हमें काफ़ी 9 इधर और 5 59 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें पूरा करने के लिए हमें 41 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और इनमें जो है ना यही सबसे कम है, 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको सीटेट के लिए यहाँ पूरा कंटेंट मिलने वाला है और 0 से हाई लेवल तक का। और अगर आपको टॉपर सच में बनना है ना तो आ जाइए मेरे पास, मैं आपको टॉपर 100% बना दूंगा। गणित में 30 में 30 आपका बनने वाला है, गारंटी है। तो चलिए इसी के साथ फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।